युवाओं की जो समस्या है, जिसको इस समय हथियार खुद पीके भी बना रहे हैं, वो है रोजगार को लेकर के। और इसी में जो स्टूडेंट्स हैं अदिति, वो लंबे समय से सरकारी नौकरी में डोमिसाइल की मांग स्टूडेंट्स बिहार में कर रहे थे। अब उसके लिए भले युवा बोर्ड बना दिया गया हो, लेकिन इसका बेनिफिट कितना मिलेगा? और अगर परसेंटेज की भी बात करें तो इस हिसाब से अगर बेनिफिट नहीं मिलता है तो भी नीतीश को नुकसान क्या होगा? देखिए क्या है कि महिलाओं में भी डोमिसाइल में ही किया ये, और युवा बोर्ड भी बनाया। दरअसल घूम फिर के बात अब यही प्रचारित होने वाली है कि बोर्ड से क्या क्या नौकरियां सुनिश्चित की जाएंगी कि मिलेंगी, क्या इस तरह का जो अश्योरेंस है वो मिलेगा, क्योंकि बोर्ड आयोग तो बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन वो काम उस तरीके से नहीं करते, तो जाहिर तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि पर एक बार फिर ये प्रयास किया गया है कि युवाओं को भी इंटैक्ट करने की कोशिश की जाए। ईबीसी उनका एक बड़ा वोट बैंक है, उसके साथ साथ महिला वोट बैंक को इंटैक्ट, युवाओं को भी ये बताने की कोशिश कि एक बार आयोग बनेगा और आगे ही प्लानिंग होगी। अभी हमने कोशिश की कि कैबिनेट के किसी सदस्य से बात की जाए और समझा जाए कि इसका रोड मैप क्या रहेगा। आपने जो ये 35% आरक्षण की बात कही है, आयोग की बात कही है, तो देखिए आयोग तो वैसे ही काम करेगा जैसे महिला आयोग होता है, जैसे दूसरे आयोग बना दिए जाते हैं, वैसे ही युवा आयोग होगा। इसीलिए संभवतः विपक्ष की बात कर लें या प्रशांत किशोर, जिनको आजकल सुना जा रहा है, उनकी बात कर लें, वो एक बार फिर ये कटाक्ष करेंगे कि आयोग तो बहुत सारे बने हुए हैं, एक और आयोग बना दिया जिसमें आप अपने रिश्तेदारों को बिठा देंगे, फिर परिवारवाद का और भ्रष्टाचार की बात होने लग जाएगी। तो जाहिर तौर पे चुनौती आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पूरे गेम में खुद प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेजपाल यादव हैं, इसके साथ साथ चिराग पासवान हैं, मांझी हैं, बीजेपी अपने अलग तरीके से है, और नीतीश कुमार है। और क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा, लोकल चेहरा वहाँ नहीं है, सम्राट चौधरी हैं, लेकिन उनके लिए भी लगातार अब ये प्रचार हो रहा है कि वो कभी कांग्रेस में थे, तमाम तरीके की बातें, और वो बीजेपी जो परिवारवाद नहीं करती, वो दूसरी पार्टियों से और परिवार दर परिवार जो राजनीति में चले आ रहे हैं उनको ही अपना चेहरा बनाए हुए हैं, तो नीतीश कुमार को वो आगे लेके चल रही हैं। तो चुनौतियाँ हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ी हैं। ये फैसला जो आज लिया है वो जाहिर तौर पे सीधा राजनीतिक फैसला है, या यूं कहें कि सियासी फैसला है। जैसे सीधा मैसेज जाने की कोशिश करें कि हम सत्ता में वापस आएंगे तो क्या कुछ करेंगे, लेकिन अब इस ही फैसलों पर विपक्ष आक्रामक होके तमाम वो जो पिछले आयोग बने और उसमें क्या कुछ धांधली हुई या फिर इसका रोड मैप क्या है, तो जाहिर तौर पे 35% आरक्षण एक लुभाने वाली बात है, महिलाओं को इंटैक्ट करने वाली बात है। वो ऑलरेडी वोट बैंक नीतीश कुमार का और बीजेपी का थी, और वो अगर इंटैक्ट हो जाती हैं तो सीधा 35% वोट बैंक, 48% महिलाएं, लेकिन अगर हम उस लिहाज से देखें वो वोट बैंक सीधा अगर बीजेपी के पास जाता है तो बीजेपी को एक एज मिलती है। उसमें अगर युवा जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, युवा जो बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की, वो भी अगर नहीं जाए, जंगल राज का जिक्र बीजेपी से हो और वो ये सोचे कि हमें जंगल राज नहीं लाना, तो या तो वो प्रशांत किशोर के तरफ झुकाव होगा या बीजेपी और नीतीश कुमार की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से युवा वोट बैंक को भी इंटैक्ट किया जाए, तो ये पूरी रणनीति सामने नजर बिल्कुल। बिहार में एक और रणनीति है जो इस समय भुनाई जा रही है अदिति, वो है चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान जिस तरीके से मोदी के हनुमान बनकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, लेकिन अब बीजेपी से इतर कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो नजर है वो जेडीयू की सीटों पर भी है। ये कैलकुलेशन अब तक सामने आई। अब जाहिर है जब नीतीश कुमार ने ये बड़ा ऐलान किया है तो उनके वोट में कितनी सेंधमारी हो सकती है? देखिए पिछली बार भी चिराग पासवान ने सेंधमारी की थी नीतीश कुमार के वोट पे, और यही वजह थी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने कम सीटें जीतनी, और उस बात का तंज उनको आज भी है। और आज भी भले ही अभी तस्वीरें आई कि नीतीश कुमार चिराग पासवान मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वोट काटने की स्थिति नज़र आती है। चिराग पासवान खुद को बिहार का बेटे के लिहाज से इस बार स्टैब्लिश करने की एक बार फिर पूरा प्रयास है उनको। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कभी युवाओं का दिल जीतना चाहते हैं तो कभी वो अपने पिताजी की विरासत वाली सियासत करना चाहते हैं, ठीक वैसे चिराग पासवान भी अपने पिताजी की विरासत वाली सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि उनका स्टाइल, अंदाज किस तरीके का है। तो अब जब हम बीजेपी में भी ये सवाल पूछते हैं कि ये वोट बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि बीजेपी ने आज से 6-8 महीने पहले ही बात साफ कर दी थी कि हम किसी नई पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वजह ये थी कि बीजेपी भी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिससे कि ज्यादा संख्या की सीटें जीत कर आए, जिससे कि वो तय कर पाए, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में हो। तो अगर नीतीश कुमार भी
हैं, बीजेपी खुद है, इसके साथ साथ मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी है। और चिराग पासवान का तो ये दावा है कि मैं 5 सीटों पर, लोकसभा की मेरी 100% स्ट्राइक रही है और वो 5 सीटें लगभग 32-34 सीटें हैं विधानसभा की, और वो उन 32-34 सीटों में लड़ना चाहते हैं। पिछली बार उनकी सीटें बहुत कम थी विधानसभा की, और अगर ऐसा होता है तो फिर सीट बंटवारा कैसे होगा? वो कहीं ना कहीं जेडीयू की सीट काटनी पड़ेगी। तो जाहिर तौर पे ये चीज़ें आसान नहीं है। सब कुछ, जब वोट बंटवारे की बात होती है तो सब कुछ आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान एक चैलेंजिंग फैक्टर नीतीश कुमार के लिए है, लेकिन चिराग पासवान एक जिसे बोलते हैं कि ग्लोइंग फैक्टर बीजेपी के लिए भी है। अब ये सब अलायंस में साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मांझी भी इस बार बहुत आसानी से मान जाएं, वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो जो रण है पूरा, ये इतना आसान नहीं है। अभी तो सवाल ये भी है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में, लालू यादव के बीच में क्या अलायंस होता है। और फिर प्रशांत किशोर ये बात बोल चुके हैं कि मैं मुस्लिम तो 40 उतारूंगा ही उतारूंगा। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो मुस्लिम एम्बाई फैक्टर है हुआ, महिला फैक्टर हुआ, युवा फैक्टर हुआ, ईबीसी फैक्टर हुआ, ये सब कुछ मिलके खिचड़ी जैसी स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें साथ होंगी। और आपने शुरुआत में सही कहा था कि बिहार के लोग राजनीति में ही पैदा हुए हैं और वो उनकी हर एक चीज़ में वो राजनीति बखूबी नज़र आती है। और अब बात बिहार के चुनाव की है तो जाहिर तौर पे सबके बयान में, सबके अंदाज में वही चीज़ें नज़र आ रही हैं।